नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाढ़ से प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में 113 करोड़ 21 लाख रुपए का ऑनलाइन वितरण किया। सीएम योगी ने कहा कि वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस के बावजूद बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत कार्य युद्ध स्तर पर किया गया। सरकार का प्रयास रहा है कि सभी पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचे। राज्य के बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के करीब 3.5 लाख किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के कारण हुए नुकसान की भरपाई मुश्किल होती है, फिर भी सरकार ने प्रभावित किसानों के जख्मों पर मलहम लगाने का कार्य किया है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी ने इस मौके पर कहा कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना दाम और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य हर हाल में ही मिलना चाहिए। पीड़ित किसानों को, जिसमें 3,48,500 से अधिक पीड़ित किसान हैं, इन सभी किसानों को 113 करोड़ 21 लाख रुपए की धनराशि उनके खाते में बाढ़ प्रभावित फसल का मुआवजे के रूप में उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। यद्यपि किसान भाइयों को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अत्यंत कठिन होती है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा एक मलहम लगाने का कार्य उन सब किसान भाइयों के साथ किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर अपने सभी किसान बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए, ऐसा करने वालों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में किसानों ने अर्थव्यवस्था को नई जान दी है, इसलिए हमारा भी दायित्व बनता है कि हम किसानों के सुख दुख में उनके साथ मजबूती से खड़े रहें। सरकार की तरफ से राज्य में बाढ़ प्रभावित 19 जिलों के 3,48,511 किसानों को कृषि निवेश अनुदान राशि के रूप में 113 करोड़ 21 लाख रुपए का ऑनलाइन वितरण भी किया गया है। मानव तस्करी रोकने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार ने क्रांतिकारी फैसला लिया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए योगी सरकार ने राज्य के 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को थाने का दर्जा दे दिया है। इसके अलावा 40 यूनिट का भी गठन किया गया। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने अपनी मोहर लगा दी है। महिलाओं और बाल सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया। राज्य में मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए 40 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों का गठन किया गया है। पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव पर गृह विभाग ने अपनी मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र ने यूपी सरकार को वित्तीय मदद देने का फैसला भी किया है। केंद्र के सहयोग से यूपी सरकार जिन 40 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थानों की शुरू करेगी, उनमें से मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी, मुरादाबाद और लखनऊ शामिल हैं। इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, बस्ती, बरेली, महाराजगंज, मऊ, कानपुर, गोरखपुर और बिजनौर में भी मानव तस्करी रोकने के लिए थानों की स्थापना होगी। इसी तरह जौनपुर, आजमगढ़, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सीतापुर और बलिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने बनाए जाएंगे। बागपत, शाहजहांपुर, मुजफ्फरपुर, कुशीनगर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, हरदोई और श्रावस्ती में भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग थाने शुरू हुए हैं। प्रदेश में पहले से 35 जिलों में एंटी ह्यूमन इकाई है। नए थाने केंद्र सरकार के वुमेन सेफ्टी डिवीजन के निर्देश के बाद स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए केंद्र सरकार से पैसा भी आवंटित किया गया है। केंद्र सरकार ने पहले से स्थापित थानों को 12 लाख रुपए की दर से 4 करोड़ 20 लाख रुपए दिए हैं। वहीं 40 नए थानों के लिए 15 लाख रुपए की दर से 6 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। उत्तर प्रदेश के MP MLA स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी और राम अचल राजभर सहित 5 लोगों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। विशेष अदालत ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यूपी उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक बन गए। बीएसपी छोड़कर आए नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत 5 लोगों को MP MLA स्पेशल कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है।
और उनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है। लखनऊ की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं और उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों के इस्तेमाल के आपराधिक मामले में बीएसपी के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम, नौशाद अली और अतर सिंह राव को भगोड़ा घोषित करते हुए इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। मामला 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले का है। जुलाई 2016 में मामले में नामजद एफआईआर दयाशंकर सिंह की मां ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने एफआईआर में नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को भी नामजद किया था। इसके मुताबिक 20 जुलाई 2016 को बीएसपी मुखिया ने राज्यसभा में परिवार की सभी महिलाओं को अपशब्द कहे, जबकि इसके दूसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर की अगुवाई में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। सभी अभियुक्तों को इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में पेश होना था, लेकिन ये नेता ना तो कोर्ट में पेश हुए और ना ही जमानत कराई, जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने सभी को भगोड़ा घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने का आदेश दे दिए हैं। कानपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। दोनों अपराधियों पर लूट के 1 दर्जन से भी अधिक केस दर्ज है। लूट की करीब 1 दर्जन वारदातों में शामिल 2 शातिर अपराधियों को पकड़ने में कानपुर पुलिस को सफलता मिली है। अरमापुर जंगल के पास पुलिस ने मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया। मिली सूचना के आधार पर जब पुलिस ने इन्हें रोका तो बाइक सवार अमित और कुंदन ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों ही बदमाश घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में दोनों ही लुटेरों के पैर में गोलियां लगी हैं। इनमें से एक का नाम अमित पुत्र गेंदा सिंह है और दूसरे का नाम कुंदन सिंह पुत्र चंदन सिंह है। अमित के ऊपर विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 16 मुकदमे तथा कुंदन सिंह के ऊपर में कुल 8 मुकदमे हैं। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पिछले दिनों नजीराबाद थाना क्षेत्र में एक लूट में दोनों का नाम सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रखने वाले दोनों बदमाशों के पास से अवैध असलहे भी बरामद हुए हैं। बीजेपी के महिला मोर्चा के नेतृत्व में 100 से भी अधिक महिलाओं ने पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर मौजूद पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि देश के विकास में महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है। नोएडा में इतनी बड़ी संख्या में समाज के हर वर्ग से आने वाली महिलाओं के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। नोएडा में नमामि गंगे की जिला संयोजक प्रज्ञा शर्मा के नेतृत्व में 101 महिलाओं ने बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी का कहना है कि नारी शक्ति केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं को लेकर न सिर्फ घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारने में भी प्रशासन की मदद करेगी। हमारे लिए बेहद सौहार्द का विषय है कि राम राज्य के बाद आई दिवाली पर हम सभी महिलाओं ने मोदी सरकार को जिस तरह से शक्ति योजनाएं चलाई जा रही हैं, मातृशक्ति को सम्मान दिया जा रहा है, उस चीज़ को लेते हुए हमने मोदी सरकार को एक बड़ा समर्थन नोएडा में 100 से ज़्यादा महिलाओं ने एक साथ शामिल होकर दिया, जिसमें उद्यमी, समाज सेवी, स्कूल की प्राचार्या और कई महिलाएं हैं। और ये देश को संदेश दिया है कि हर वक्त हर मोड़ पे संगठन, पार्टी और मोदी जी के साथ मातृशक्ति कंधे से कंधा मिलाकर इस तरह ही खड़ी है और आने वाले समय में भी खड़ी रहेगी। बीजेपी में शामिल हुई महिलाओं ने इस मौके पर कहा कि बीजेपी हमेशा महिलाओं का सम्मान करती रही है। पार्टी की विचारधारा में महिलाओं का विशेष स्थान है। पीएम मोदी और सीएम योगी महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुई महिलाएं समाज के अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। हाथरस के बुलगड़ी गांव में युवती के साथ हुई बर्बरता के मामले में पुलिस प्रशासन की खूब किरकिरी हुई। अब यूपी एसटीएफ इस बात की जांच करेगी कि कहीं इस पूरे मामले में कोई साजिश तो नहीं थी। शासन प्रशासन पहले ही कह चुका है कि हाथरस और बलरामपुर की घटनाओं के बहाने राज्य में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने हाथरस कांड के बाद प्रदेश में जातीय दंगे कराने की साजिशों की जांच स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ को सौंप दी है। कई जिलों में सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए दुष्प्रचार और वेबसाइट के जरिए फंड जुटाने का दायरा व्यापक होने के कारण इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी गई है।
इस मामले में हाथरस और मथुरा समेत अलग अलग जिलों में मामले पहले से दर्ज हैं। एसटीएफ ने अलग अलग जिलों के लिए टीम गठित कर दी है। एसटीएफ को ये जांच इसलिए भी सौंपी गई है क्योंकि उसे ऐसे मामलों में विशेषज्ञता हासिल है। पुलिस प्रशासन पहले ही कह चुका है कि हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर पूरे प्रदेश में अमन चैन बिगाड़ने और जाति हिंसा फैलाने की साजिश रची गई थी। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इसमें शामिल लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में हाथरस के चंदम्पा थाने में राजद्रोह, आपराधिक साजिश के साथ ही भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने आईटी एक्ट के धारा के 67 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा अलग अलग मामलों में हाथरस के चंदम्पा, सासनी और हाथरस गेट थाने में भी मामला दर्ज है। इसी तरह लखनऊ, मथुरा, बिजनौर, सहारनपुर, बुलंदशहर, प्रयागराज और अयोध्या में भी 13 मुकदमे दर्ज किए गए थे। यूपी पुलिस अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इस 1 नवंबर से काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अमौसी एयरपोर्ट के घरेलू और इंटरनेशनल टर्मिनल पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह यात्रियों का सामना अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड से होगा। अडानी ग्रुप 1 नवंबर से लखनऊ एयरपोर्ट को अगले 50 साल के लिए अपनी जिम्मेदारी में ले लेगा। इसके बाद ये कमर्शियल गतिविधियों के साथ एयरपोर्ट के विकास और यात्री सुविधाओं को बेहतर करने का जिम्मा अडानी ग्रुप का होगा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को अडानी ग्रुप को सौंपने के बाद 1 नवंबर से कई नियम और अधिकार बदल जाएंगे। लखनऊ एयरपोर्ट को निजी हाथों में सौंपने के लिए पिछले साल फरवरी में एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट मांगा गया था। लखनऊ एयरपोर्ट के लिए 6 कंपनियों ने बोली लगाई थी। प्रति यात्री शुल्क के आधार पर अडानी ग्रुप ने सबसे अधिक 171 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। लखनऊ एयरपोर्ट के वर्तमान घरेलू इंटरनेशनल टर्मिनल की यात्री सुविधाएं अडानी ग्रुप बेहतर करेगा। कार्गो से लेकर रनवे के विकास और एयरलाइंस से जुड़ी व्यवस्थाई गतिविधियां अडानी ग्रुप के पास होंगी। 1 नवंबर से एयरपोर्ट के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की यात्री सुविधाएं अडानी ग्रुप के पास होंगी। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास सिर्फ विमानों के ऑपरेशन के लिए एटीसी और नेविगेशन की जिम्मेदारी होगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी पहले की तरह सीआईएसएफ के पास ही होगी। एयरपोर्ट पर ट्रैफिक बढ़ाने के लिए निवेश को भी बढ़ावा दिया जाएगा। एयरपोर्ट के बाहरी हिस्से से लेकर कानपुर रोड तक नए सिरे से पार्क और सड़क का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई 2742 मीटर है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत इसकी लंबाई 3500 मीटर होनी चाहिए। माना जा रहा है कि 1 नवंबर के बाद रनवे के विस्तार की अड़चनों को दूर कर आगे का कार्य किया जाएगा। लखनऊ एयरपोर्ट से सालाना करीब 55 से 60 लाख घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ान भरते हैं। सामान्य दिनों में 50 से 55 घरेलू विमान रोजाना लखनऊ आते और इतने ही रवाना भी होते हैं। टुंडला विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि सिर्फ बीजेपी ही विकास कर सकती, बाकी पार्टियां भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में डूबी हैं। 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टुंडला में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य को अगर विकास की राह पर और तेज ले जाना है तो सपा और बसपा को पटकनी देनी होगी, क्योंकि ये दल न सिर्फ विकास विरोधी हैं बल्कि भाई भतीजावाद में डूबे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे। जो ताकत कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गुंडागिर्दी की अराजकता का एक पर्याय बना दिया था, लेकिन आज यही ताकत है जिस ताकत के बल पर हम लोग गुंडों का जीना हराम करते हैं। गुंडा या तो जेल में होगा या फिर उनके राम नाम सत्य है की यात्रा निकलेगी, उनको सड़कों पर स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़ी बड़ी लाग लाप रहे हैं। जब इनका शासन था किस प्रकार की अराजकता थी, और इन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आती है
कि 9 माह से गैंग रेप में बंद हुए एक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को ही टिकट देकर के ये माता और बहनों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। सीएम योगी ने अयोध्या में बंद रहे राम मंदिर का जिक्र किया और इसके साथ ही ये तय हो गया कि 2022 के चुनाव में बीजेपी के लिए यह एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। और जब मैं आया था तब आप लोगों ने कहा था कि आप तो कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, क्या तिथि भी बताएंगे, ये पूछ रहे थे ना आप लोग। आज हो गया ना काम। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के करकमलों से संपन्न हो गया ना। विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे यशवी सिंह बघेल के सांसद चुने जाने के बाद टुंडला की स्ट्रीट खाली हो गई। इसी वजह से यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अभी शादी नवरात्र चल रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में मां दुर्गा की आराधना करने वाले भक्त खाने में प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करते, यानी नवरात्रि के दिनों में प्याज की डिमांड बाकी दिनों की अपेक्षा कम रहती है। बावजूद इसके बाजार में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज कहीं 60 कहीं 80 रुपए किलो तक मिल रहा है। अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया तो नवरात्रि के बाद इनकी कीमत 100 रुपए प्रति किलो को भी पार कर सकती है। शारदीय नवरात्र के मौके पर जब मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली प्याज की डिमांड आप दोनों की अपेक्षा कम है, उस समय भी इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। कुछ दिन पहले तक 40 से 50 रुपए बिक रही प्याज 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर व्यापारियों का कहना है कि जहां से इन सब्जियों की सप्लाई होती है वहां पर बेमौसम बारिश ने असर डाला है। इसके साथ ही स्थानीय आवक अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जिसके कारण कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस हफ्ते के अंदर 30 रुपए किलो का इजाफा हो गया है। 30 रुपए किलो प्याज महंगा हो गया है। तो होलसेल मार्केट में क्या रेट है? होलसेल मार्केट में 57-58 रुपए किलो प्याज हो गया है। यहाँ 60 बिक रहा है। हम लोग की जेब से पैसे घट रहे हैं क्योंकि मार्केट में इतना महंगा प्याज ले नहीं पाता। 70 रुपए 80 रुपए किलो कस्टमर को देंगे, कहाँ देंगे, वो क्या खाएगा। 60 रुपए किलो मैं खुद बेच रहा हूँ प्याज यहाँ बैठ के। महंगाई बढ़ती जा रही है, बजट लोगों का बिगड़ता जा रहा है, घर का बजट बिगड़ता जा रहा है। और आप समझ रहे हैं कोविड-19 से किस तरह हम लोग को राहत मिली है, शुक्र है। और उसके बाद जो है वैसे भी जॉब्स वगैरह नहीं है, किस मुश्किल से हम लोग का घर चल रहा है वो हम लोग जान रहे हैं। इतनी परेशानियाँ हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, महंगाई पे महंगाई, घर संभल नहीं पा रहा अभी तक। प्याज की कीमतों में अचानक हुई वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब कीमतों पर लगाम लगाने के लिए आयात के नियमों में ढील देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार बफर स्टॉक से भी बाजार में प्याज उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, ताकि त्योहार के मौसम में लोगों को उचित कीमत पर प्याज उपलब्ध कराया जा सके। वैसे बाजार में सिर्फ प्याज ही महंगी नहीं है, आलू, टमाटर समेत तमाम दूसरी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब प्रदेश की तहसीलों में भी महिलाओं की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर होगी। योगी सरकार प्रदेश की तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने जा रही है, जिससे महिलाओं को शिकायतों के निस्तारण के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। महिलाओं की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार ने तय किया है कि प्रदेश की हर तहसील में महिला हेल्प डेस्क अनिवार्य होगी। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए जिले की हर तहसील पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश योगी सरकार ने जारी कर दिए हैं। यहाँ पर महिलाएं अपनी समस्याओं को बता सकेंगी। इसके अलावा हर जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। हर जिले के विकास भवन कार्यालय, तहसील और विकास खंड कार्यालयों में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी। इस डेस्क पर शासन के महिलाओं और बालिकाओं के कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें उनसे संबंधित कार्यक्रमों का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंच सके तथा उन्हें उनकी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के बारे में चलाई जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी दी जा सके। साथ ही जहां जहां लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभ प्रदान किए जाने हैं, ऐसे लाभार्थियों का चयन कर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। महिलाओं की शिकायतों को सुनने के लिए तहसील पर तैनात उपयुक्त स्तर की महिला कार्मिक की तैनाती की जाएगी, जो कि व्यवहार कुशल और मृदुभाषी हो। महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली पीड़ित महिलाओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए वैसे तो राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है, पर प्रदेश में चल रहे विशेष जागरूकता अभियान के बाद अब हर जिले के विकास भवन और तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क बनाने का फैसला बहुत बड़ा है।
इससे जहां महिलाओं और बालिकाओं को उनकी समस्याओं का हल मिलेगा, वहीं उनके स्वावलंबी बनने की शुरुआत भी होगी। किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में भी कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसान अपना धान बेचने के लिए मारा फिर रहा है और राज्य सरकार आंख बंद करके बैठी है। तमाम दाव के बावजूद प्रदेश में अभी भी धान क्रय केंद्र नहीं खुल पाए हैं। जो थोड़े बहुत खुले हैं वहां पर धान किसानों का शोषण हो रहा है। धान खरीदने के अलावा गन्ना भुगतान, नलकूप के बिल में वृद्धि और आवारा पशुओं द्वारा फसल बर्बाद करने के मुद्दों को लेकर किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी किसान विरोधी है, तभी वो कृषि सुधार के नाम पर काला कानून लेकर आई है। अगर बीजेपी किसान हितैषी होती तो इस तरह का कानून न लाती। उसमें जिस तरह से नमी के नाम पे 10 से 14% की कटौती हो रही है, उसके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से गन्ना के जो बकाया है उसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, उसकी मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। नंबर 3, जिस तरह से निजी नलकूप जो किसानों ने लगाए हैं उनके बिलों में बेतहाशा जो वृद्धि की है, उसकी कमी और उसको पुरानी स्थिति में बहाल करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज धरना दे रही है। हाथरस की घटना के विरोध में दिल्ली से सटे गाजियाबाद के करहेड़ा में हुई वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों के धर्मांतरण मामले में नया मोड़ आ गया है। अब करहेड़ा के रहने वाले मोन्टू वाल्मीकि नामक युवक की तहरीर पर पुलिस ने धर्मांतरण की झूठी अफवाह फैलाकर समाज में सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया है। मोन्टू ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि सादे कागज पर अधूरे कागजों के आधार पर धर्मांतरण की अफवाह फैलाई गई है। वहीं इस पूरे मामले पर राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इस मामले के हर पहलू की जांच होगी और अगर किसी दबाव, धोखे या लालच से धर्मांतरण कराने की बात उजागर होती तो कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। किसी ने कोई FIR करी है, किसी ने कोई कंप्लेन करेंगे तो उसका एक वैधानिक एक तरीका है, उस पर कार्रवाई होती है, जांच होती है। जांच के साथ कोई चीज़ ऐसी आती है जो कानून उसकी इजाज़त नहीं देता, स्वच्छता से है तो कानून उसकी इजाज़त देता है, कहीं उसमें जोर ज़बरदस्ती है, किसी प्रकार का उसमें लोभ है, तो इन सब चीज़ों पे फिर संविधान कहता है कि ये उचित नहीं है, अवैध है, उस पर फिर कार्रवाई होगी। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। छठे दिन मां दुर्गा के 6वें स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा करने से मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन देवी आदि शक्ति के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा का विधान है। दुर्गा सप्तशती में जिस महिषासुर का उल्लेख मिलता है उसका वध करने वाली देवी मां कात्यायनी ही है, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए ये दानवों, असुरों और पापी जीवधारियों का नाश करने वाली देवी कहलाती है। जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने मिलकर महिषासुर के विनाश के लिए देवी को उत्पन्न किया। ऋषि कात्यायन के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। देवी के इस स्वरूप की पूजा से कन्याओं को योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। माता कात्यायनी की उपासना से साधक इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त होता है और उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। माता अपने भक्तों के प्रति अति उदार भाव रखती है और हर हाल में भक्तों की कामना पूरी करती है। देवी कात्यायनी का स्वरूप इसी बात को प्रकट करता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की थी। 4 भुजा वाली मां कात्यायनी शेर पर सवार है, जिनके एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। साथ ही दूसरे दोनों हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा है। माता का ये स्वरूप अत्यंत दयालु और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाला है। यूपी की बात में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।